नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेस टेक्नोलॉजी का बेसिक। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2027 प्री, और उसके बाद यदि आप आरएस प्री देने वाले हैं 2026 वाला, तो आपके लिए ये काफ़ी कारगर और सही साबित होगा ये वीडियो। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। स्पेस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, क्या सैटेलाइट क्या होते हैं, प्रक्षेपण यान क्या होते हैं, अंतरिक्ष यान क्या होते हैं, लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं, रॉकेट क्या होते हैं, स्पेस क्राफ्ट क्या होते हैं। इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता, तो इन सब टर्मिनोलॉजी को बहुत आसान भाषा में समझेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर लेयर क्या होती है, स्पेस क्या होती है। आप आसमान में हम देखते हैं तो हमको लगता है कि पूरा स्पेस है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों ने एक लाइन बना रखी है, उसके सब उसके नीचे एटमॉस्फेयर को वो मानते हैं, उसके ऊपर स्पेस मानते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे किस तरह से वो टर्मिनोलॉजी है, क्या डिफाइन किया हुआ उन्होंने। वो ऑर्बिट के बारे में जानेंगे। एक इमेजिनरी पाथवे है पृथ्वी के चारों ओर, जिसमें हमारे सैटेलाइट परिक्रमा करते हैं। तो वो ऑर्बिट क्या होते हैं, कितने तरह के ऑर्बिट होते हैं। जब आप सुनते होंगे कि उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किया गया, तो वो लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, उसका एल्टीट्यूड क्या होता है, ये सब देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे, देखिए प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से इस बार यूपीएससी में भी प्रश्न आया। तो क्या होती है प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी? बेसिकली होता है कि हम रॉकेट को में किस तरह से फ्यूल काम में लेते हैं, कौन सा फ्यूल काम में लेते हैं। जैसे जैसे सॉलिड फ्यूल हो गया, लिक्विड फ्यूल हो गया, गैस हो गया, या फिर किस तरह का फ्यूल हम काम में लेते हैं, क्रायोजेनिक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम किस तरह से हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन हुआ, और कैसे कैसे हमने हमारे लॉन्च व्हीकल के बनाए, कैसे कैसे हमने रॉकेट बनाए, और कैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, ये सब पढ़ेंगे। और जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल या इंडियन रॉकेट, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया कि भैया पीएसएल बताओ, आप पीएसएल कौन सी पीढ़ी का रॉकेट है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये पीढ़ियाँ भी हम पढ़ेंगे, जनरेशन भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह से यूपीएससी या फिर आरपीएससी एक कीवर्ड डाल देता है, और जो चीज़ें हमको याद होती हैं हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी का बेसिक आने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और आप 2x करके भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। उससे पहले देखते हैं स्पेस क्या होता है। देखिए आसमान में हम देखते हैं तो हमको लगता है कि सब कुछ ही स्पेस है, नहीं, ऐसा नहीं है। वह स्थान जहाँ तारे, ग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं, और वायुमंडल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है। यानी कि वहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे निर्वात है, वैक्यूम है। तो उसको हम स्पेस कहते हैं। ये अभी आपने विक्रम वन की लॉन्चिंग का अगर आपने पूरा पॉडकास्ट देखा होगा, पूरा वीडियो देखा होगा स्काई रूट की उनके यूट्यूब चैनल पे, तो ये वो इमेज है जब ये लोग बहुत ही ज़्यादा जश्न मना रहे हैं, और पीछे से अनाउंसमेंट हो रहा कि विक्रम वन ने स्पेस में पहुंच गया है। स्पेस में पहुंचने का मतलब ये है कि उन्होंने लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई को उस रॉकेट ने प्राप्त कर ली थी। तो ये वो इमेज है, और ये विक्रम वन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो क्या होता है इसमें, देखिए जब हमारा रॉकेट एटमॉस्फेयर को पार करते हुए लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे चला जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पेस। उसके बाद वाले को बोला जाता है स्पेस। यानी कि एक लाइन बना रखी, इमेजिनरी लाइन कि पृथ्वी के चारों ओर ऊंचाई पर लगभग 100 किलोमीटर, उसको बोलते हैं कार्बन लाइन। कार्बन लाइन से ऊपर होता है स्पेस। तो आपको पता होना चाहिए, देखो इस हमारा जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर है वो लगभग 600 किलोमीटर तक हमने एटमॉस्फेयर लेयर को डिफाइन किया हुआ है। तो एटमॉस्फेयर लेयर क्या क्या होती है, ट्रोपोस्फियर होती है, स्ट्रेटोस्फियर होती है, मीजोस्फियर होती है, थर्मोस्फियर होती है, एक्सोस्फियर होती है। तो एक्सोस्फियर लगभग 10,000 किलोमीटर तक है, लेकिन स्पेस को हमने माना है कि भाई हम 150 या 160 किलोमीटर ऊपर से हमें स्पेस जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है उसको डिफाइन करना शुरू कर देते हैं, और लोअर ऑर्बिट की ऊंचाई हम लगभग ये मानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई को कार्बन लाइन डिफाइन कर रखा है इन्होंने, और वही स्पेस है। तो देखिए ट्रोपोस्फियर में हमारे एयरप्लेन उड़ते हैं। हमारे जो उल्का ये बल जो उल्कापिंड वगैरह होते हैं वो मीजोस्फीयर में होता है। मीजोस्फीयर में क्या होता है कि वायु का घर्षण ज़्यादा होता है, तो उल्कापिंड यहाँ जल के राख हो जाते हैं। और जो हमारा थर्मोस्फीयर है, यहाँ पर हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो आपको ये ऊंचाई भी ध्यान रखनी है। ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई लगभग 20 किलोमीटर। वो जो वेदर से संबंधित सारी कंडीशन होती है यहीं पर होती है, और एयरप्लेन यहीं उड़ता है। और जो ये बीच वाला होता है समताप मंडल,
यहाँ पे हमारे गुब्बारे वगैरह जो भी हम बेलून वगैरह उड़ाते हैं वो जो टूरिज्म का है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। और जो उल्का पिंड होते हैं मेसोस्फीयर, इसकी लेंथ है 50 से लेकर 85 किलोमीटर। और उसके बाद थर्मोस्फीयर आ जाता है जो 85 से लेकर 690 किलोमीटर होता है। और यहीं से हमारे स्पेस की शुरुआत हो जाती है। तो हम कोई पढ़ना सैटेलाइट यहाँ पे दिखाया हो, तो इस तरह से ये एटमॉस्फेरिक लेयर है। आपको पता होना चाहिए हमारा स्पेस की कहाँ से शुरू होता है, थर्मोस्फीयर से, एक्सोस्फीयर से। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज स्पेस टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम रॉकेट, लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान, उपग्रह, सैटेलाइट, अंतरिक्ष यान, स्पेसक्राफ्ट, इन सबको पढ़ते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं, इनको बनाते हैं, वही टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो ये एक लाइन है, एयरप्लेन फ्लाई इन द स्पेस। तो क्या ये सही है? नहीं, एयरप्लेन स्पेस में नहीं फ्लाई करता है। ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर पर कहाँ तक है? एयरप्लेन को क्या आवश्यक होती है? एयर आवश्यक होती है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है कि भैया स्पेस का मतलब क्या है। स्पेस कार्बन लाइन के बाद वाला सारा जो वैक्यूम है, जहाँ पर हवा कम है और निर्वात जैसी कंडीशन है, उसको हम स्पेस कहते हैं। तो ये है बेसिक सैटेलाइट जो अभी विक्रम 1 की लॉन्चिंग हुई थी। तो उसका जो उनके मॉनिटर पे है इस तरह से। तो सैटेलाइट ये चीज़ होती है। ये रॉकेट है, सैटेलाइट नहीं, ये रॉकेट है। अब रॉकेट क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, और प्रक्षेपण यान क्या होता है, लॉन्च व्हीकल क्या होता है, स्पेसक्राफ्ट क्या होता है, इन सब में इन सब चीज़ों को अगर आप समझोगे तो आपको आपकी चीज़ें, आपको प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। रॉकेट, लॉन्च व्हीकल या फिर प्रक्षेपण यान एक ही होता है। ये क्या करता है? ये हमारे सैटेलाइट यानी कि हमारे स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में लेके जाता है। देखिए ये है रॉकेट, और हमें इसकी आवश्यकता होती है हमारे मोबाइल को। यानी कि सैटेलाइट क्या होता है? मोबाइल ही होता है एक तरह का। हमें अंतरिक्ष में जाके वहाँ से ऑब्जर्व करना है, इमेज लेनी है। तो ये सैटेलाइट, ये रॉकेट है, हमारे सैटेलाइट को लेके जाता है अंतरिक्ष में, एस्टेब्लिश करता है। ये इसके कई सारे पार्ट होते हैं। यहाँ पे इसके ये पूरा इसका ईंधन वाला पार्ट होता है, और ये इसका कैप्सूल होता है जिसमें हम सैटेलाइट को डालते हैं, या फिर स्पेसक्राफ्ट होता है। कुछ रॉकेट होते हैं, कुछ स्पेसक्राफ्ट क्या होता है, इंसानों को लेके जाते हैं, तो फिर यहाँ पे कैप्सूल होता है। इस तरह से ये पूरा रॉकेट होता है। अब देखिए सैटेलाइट, रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट, पेलोड और पेलोड क्षमता, इन 5 शब्दों के बारे में जानेंगे। सैटेलाइट क्या होता है? अब इन आप मुझे बताइए, पृथ्वी की परिक्रमा कौन करेगा? पृथ्वी की परिक्रमा करेगा सैटेलाइट। संचार, नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमको ज़रूरत पड़ेगी सैटेलाइट की। रॉकेट क्या होगा? प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल, जो हमारे सैटेलाइट को या हमारे स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में लेके जाएगा। तो रॉकेट हो जाएगा ये। स्पेसक्राफ्ट क्या होता है? स्पेसक्राफ्ट एक प्राकृतिक या कृत्रिम डिवाइस होती है जो मानव को देखिए प्राकृतिक या कृत्रिम क्या होंगे? सैटेलाइट होंगे। प्राकृतिक जैसे उपग्रह होते हैं, चंद्रमा का, चंद्रमा उपग्रह पृथ्वी का। तो और कृत्रिम है, हम बनाते हैं, तो ये सैटेलाइट होगा। रॉकेट क्या होगा? स्पेसक्राफ्ट क्या होगा? मानव ले जा सकता है, वैज्ञानिक प्रयोगों में उपयोगी उपकरण ले जाने में काम आता है। इस तरह से अगर आप इन टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हवा और ईंधन किस में भरे जाते हैं? रॉकेट के अंदर भरे जाते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचाए जाते हैं। अंतरिक्ष में क्या पहुंचाए जाते हैं? अंतरिक्ष में पहुंचाए जाते हैं स्पेसक्राफ्ट या फिर सैटेलाइट को। कार्गो या क्रू कैप्सूल, ये क्या होते हैं? ये सेट कार्गो या क्रू कैप्सूल क्या होते हैं? ये जो हमारे सैटेलाइट है या हमारे स्पेसक्राफ्ट है, हमें हमारे स्पेसक्राफ्ट इंसानों को भी ले जाते हैं और सामानों को भी ले जाते हैं। तो ये कार्गो और कैप्सूल होते हैं। PSLV, GSLV, विक्रमन, ये सब क्या है? ये रॉकेट है, हमारे लॉन्च व्हीकल है। वजन सामान जो अंतरिक्ष में ले जाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? हम पेलोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेलोड। अंतरिक्ष की यात्रा अगर आपको करनी है तो आपको क्या करना होगा? क्रू या कैप्सूल में बैठ के जाना होगा। निश्चित कक्षा में या कौन परिक्रमा करेगा? सैटेलाइट। सैटेलाइट 360 डिग्री या कहीं भी किसी भी दिशा में आप इसको एस्टेब्लिश कर दोगे तो स्पेसक्राफ्ट को आप कहीं भी इनका परिक्रमा करना जरूरी है। गगनयान, चंद्रयान, मंगलयान, ये सब क्या है? हमारे स्पेसक्राफ्ट है जो हमारे अंतरिक्ष यान है। तो इस तरह से चीज़ों को अगर आप समझ जाओगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी इन शब्दों को जानने में। PSLV, GSLV, विक्रम 1, फाल्कन 9, ये सब रॉकेट है। रॉकेट ये यानी कि लॉन्च व्हीकल जो हमारे सैटेलाइट और हमारे स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाते हैं। निश्चित कक्षा में उपस्थित 360 कहीं भी किसी भी, तो ये किसके लिए है? ये तो है स्पेसक्राफ्ट के लिए, निश्चित कक्षा में सैटेलाइट। ठीक है।
नासा के 3 प्रमुख रॉकेट के आपको मुझे नाम बताने हैं, आप कमेंट करके बताइए। नासा के आप रॉकेट जैसे पीएसएलवी, जीएसएलवी, विक्रमन, ये हमारे रॉकेट है। ऐसे ही नासा के जो 3 प्रमुख रॉकेट हैं उनके नाम बताइए जो पुराने, और जो अभी उनका वर्किंग रॉकेट है जो स्पेस एक्स कंपनी है वो फाल्कन 1 को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज में लेते हैं। तो 2 और आप नाम बता के कमेंट करिए। तो आपको ये 3 सेंटेंस है, इनमें बताना है कि आप कौन सा सेंटेंस सही है। जेट वायुयान अंतरिक्ष में उड़ते हैं? नहीं। अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, स्पेस में जेट वायुयान नहीं उड़ते हैं। वो 50 किलोमीटर तक की रेंज तक जेट वायुयान उड़ते हैं और उनमें जेट इंजन होता है, ये अलग कंसेप्ट है। हम अभी बात कर रहे हैं स्पेस की। जेट वायुयान स्पेस में नहीं उड़ता है। सभी सैटेलाइट स्पेस क्राफ्ट है। क्या सभी सैटेलाइट स्पेस क्राफ्ट है? बिल्कुल। जो भी सैटेलाइट है सभी क्या है? स्पेस क्राफ्ट है, मतलब अंतरिक्ष यान है। इनको अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? रॉकेट के द्वारा। लेकिन सभी स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट क्या करता है? ऑर्बिट में घूमता है, परिक्रमा करता है। चंद्रयान 3 एक सैटेलाइट है? नहीं, चंद्रयान 3 सैटेलाइट नहीं है। चंद्रयान 3 क्या है? एक स्पेसक्राफ्ट है जो चंद्रमा पर जाके हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में का मदद करता है। तो इस तरह से हमने जाना है बेसिक चीज़ें। अगर आपको पता होगी तो आप फिर इन सेंटेंस को पकड़ लोगे और आपके सेंटेंस गलत नहीं होंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिट की। अर्थ ऑर्बिट तो 3 तरह के ऑर्बिट होते हैं, इंक्लिनेशन के आधार पर, साइज के आधार पर, मतलब शेप के आधार पर, और एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई के आधार पर, पृथ्वी से दूरी के आधार पर। देखिए यहाँ पे बात करते हैं झुकाव के आधार पर। देखिए एक होता है भूमध्य रेखीय कक्षा, एक होती है ध्रुवीय कक्षा, और एक मध्यम झुकी हुई कक्षा। यानी कि एक होता है जो ये अर्थ है तो इसके इस तरह से विषुवत रेखा पर जो सैटेलाइट परिक्रमा करते हैं या जो कक्षा होती है उसको बोलते हैं विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय कक्षा। यहाँ पे 0 डिग्री इंक्लिनेशन होता है। और एक होती है ये ध्रुवीय कक्षा, इस तरह से पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट का क्या फ़ायदा क्या होता है? पोलर ऑर्बिट से पृथ्वी के दोनों हेमिस्फीयर को हम देख सकते हैं। जबकि जो भूमध्य रेखीय या ध्रुवीय कक्षा, भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय कक्षा होती है उसमें पृथ्वी के दोनों ऑर्बिट, दोनों हेमिस्फीयर को देखना संभव नहीं हो पाता। और मध्यम झुकी हुई कक्षा जो लगभग 45 डिग्री इंक्लिनेशन होता है, यहाँ से हम दोनों हेमिस्फीयर को देख सकते हैं। जो हमारा जीपीएस उपग्रह है वो लगभग 55 डिग्री इंक्लिनेशन पर बनाया हुआ ऑर्बिट है, उसमें घूमता है। नाविक 29 डिग्री इंक्लिनेशन पर घूमता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। झुकाव के आधार पर 3 तरह की कक्षाएं हैं इंक्लिनेशन के आधार पर। क्या देखिए ये है, बिल्कुल ये है हमारी इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ये है हमारा पोलर ऑर्बिट जो ध्रुवों पर घूमता है, और ये है हमारा इंक्लाइंड ऑर्बिट या झुकाव वाला ऑर्बिट। ठीक है। शेप की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार। वृत्ताकार जिसमें बिल्कुल सर्कल बनता है, और दीर्घ वृत्ताकार जैसे पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, मान लेंगे इलेप्टिक शेप में घूमती है तो वो। तो जो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट होता है वो दीर्घ वृत्ताकार होता है, और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है वो वृत्ताकार होता है। आपको ये ध्यान रखना है। ये देखिए सर्कुलर ऑर्बिट और इलिप्टिकल ऑर्बिट, इस तरह से। तो ये 2 ऑर्बिट होते हैं साइज के आधार पर, शेप के आधार पर, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एल्टीट्यूड यानी कि पृथ्वी से दूरी के आधार पर किस तरह से। देखिए ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर तक हमारा होता है लो अर्थ ऑर्बिट। 160 से लेके 2000 किलोमीटर तक होता है लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद होता है मीडियन अर्थ ऑर्बिट। मीडियन अर्थ ऑर्बिट इसकी ये होता है 2000 से लगभग 35,786 किलोमीटर तक। और उसके बाद 35,786 वाले को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो होता है जिसमें 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर विषुवत रेखीय पथ में सैटेलाइट हमारी परिक्रमा करता है। यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? एक भूमध्य रेखीय या फिर यूँ कहें इक्वेटोरियल ऑर्बिट भी है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कौन सा ऑर्बिट क्या है। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखिए ये है, ये लो अर्थ ऑर्बिट, ये है लो अर्थ ऑर्बिट। इसकी ऊंचाई होती है, एल्टीट्यूड होता है 160 से 2000 किलोमीटर। ये है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इसकी ऊंचाई होती है 2000 से लेके लगभग 10,000 लिखा हुआ है, लेकिन लगभग 35,000 किलोमीटर तक मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और 35,000 से ऊपर जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या हायर ऑर्बिट। इस तरह से ये बनाया हुआ है। अब 2 चीज़ें और होती है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस
ट्रांसफर ऑर्बिट, और एक होता है सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये क्या होता है, इनके बारे में भी देख लें। देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई है 160 से 2000 किलोमीटर, मीडियन अर्थ ऑर्बिट की है लगभग ये, और जियो स्टेशनरी होता है इसको, ये जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, जब उपग्रह को पहले लो अर्थ ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किया जाता है, फिर उसको जियो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया जाता है, तो वो ट्रांजिशन वाली जो फेज होता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, उसको बोला जाता है। ये अस्थायी होता है, और इसको पहले उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किया जाता है, उसके बाद जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किया जाता है। पृथ्वी से एक ही जगह पर दिखेगा। जियो स्टेशनरी का मतलब है कि पृथ्वी जितनी देर में रोटेशन पूरी कर रही है, वो वहाँ पे उस ऑर्बिट में सेटेलाइट उतनी देर में अपनी एक परिक्रमा करेगा। और सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब होता है सूर्य के साथ सामंजस्य में होगा, और लगभग इसकी एल्टीट्यूड होगा 800 से 900 किलोमीटर। मतलब आपको सूर्य एक सापेक्ष स्थिति में नजर आएगा इस ऑर्बिट में जब सैटेलाइट परिक्रमा करेगा। तो ये ऑर्बिट के बारे में आपने एक बेसिक जाना। अब बात करते हैं, अब हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है हमारे रॉकेट को अंतरिक्ष में पहुंचाना। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी फ्यूल की। तो इसके बारे में हम फ्यूल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि प्रोपल्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ईंधन चार तरह का होता है: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, क्रायोजेनिक, सेमी क्रायोजेनिक, या फिर इलेक्ट्रिक या आयन प्रोपल्शन। इस तरह से चार तरह से इनको बांटा हुआ है। यूपीएससी में इस बार प्रश्न यहीं से आया था, लिक्विड प्रोपल्शन से आया था। उन्होंने पूछा था कि हमारे जो पीएसएलवी या जीएसएलवी के लिए लिक्विड प्रोपल्शन कौन बनाता है, तो इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा था। तो अगर आपको लिक्विड प्रोपल्शन के बारे में पता है, क्या इसरो खुद बनाता है या फिर उसका कोई इंस्टीट्यूशन बनाता है, तो आपको पता होगा। उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी का नाम दिया होता और पूछा था कि वो बनाती है क्या, नहीं वो नहीं बनाते। हमारा जो भी रॉकेट लॉन्चिंग का पूरा प्रोसेस है, रॉकेट लॉन्चिंग का जो हमारा पूरा प्रोसेस है, वो कई भागों में बटा हुआ है। कोई सैटेलाइट बना रहा, कोई एप्लीकेशन बना रहा, कोई डिजाइन कर रहा है सैटेलाइट का। तो इस तरह से खूब सारे, और 7 मेजर इंस्टीट्यूट है। इसका मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल पे जाके देखना, आप बहुत शानदार तरीके से आपको सारे इंस्टीट्यूशन में बताऊंगा। तो यहाँ पढ़ते हैं पहले प्रोपल्शन के बारे में। तो हमारा ठोस ईंधन जो होता है, देखिए ठोस ईंधन, अभी आपने विक्रम वन की लैंड वो लॉन्चिंग सुनी होगी। तो विक्रम वन में जो ठोस ईंधन काम आया, उसका नाम उन्होंने रख रखा है कलाम 250। उन्होंने कलाम सीरीज बना रखी, जो ये सॉलिड प्रोपल्शन मोटर होती है, जिसमें ठोस ईंधन को भरा जाता है और वो काम करता है। ठोस ईंधन का सबसे बेसिक जो करेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो फटाफट काम में ले सकता है, हमको रेडी टू यूज होता है। और उसका जो थ्रस्ट भी होता है, जोर भी होता है, जो बल देता है वो ज़्यादा होता है, और उससे उपग्रह को लिफ्ट ऑफ करने में लिफ्ट करने में बहुत ही मदद मिलती है। तो ये सॉलिड ईंधन है। और सॉलिड ईंधन जो हम ऐसे लॉन्च व्हीकल में, हमारे रॉकेट में काम में लेते हैं, उसका नाम है, आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम पाउडर यूज में लेते हैं हम। मेन ईंधन क्या है, एल्यूमिनियम पाउडर। साथ में लेते हैं अमोनियम पर क्लोरेट, अमोनियम पर क्लोरेट, अमोनियम पर क्लोरेट, एल्यूमिनियम पाउडर, और एक और है ST, एक और है मैं बताता हूँ आपको, STPB। STPB यानी कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन हाइड्रोक्सिल। एक मिनट, ये जो हमारा सॉलिड ईंधन है, सॉलिड ईंधन सबसे इम्पोर्टेंट है एल्यूमिनियम पाउडर। उसके बाद होता है अमोनियम, अमोनियम पर क्लोरेट, और एक और है STPB यानी कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी जैसे लिक्विड प्रोपल्शन के बारे में यूपीएससी ने पूछा है, तो वो सॉलिड के बारे में भी पूछ सकती है। और इस सॉलिड प्रोपल्शन कहाँ पे तैयार होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। मैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये है सॉलिड प्रोपल्शन। एल्यूमिनियम का पाउडर होता है जिसको अमोनियम परक्लोरेट क्या है, ये ऑक्सीडाइजर है। क्या है ये है ऑक्सीडाइजर। देखिए, ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीडाइजर के रूप में काम आता है अमोनियम परक्लोरेट। और ये जो होता है, ये खुद फ्यूल भी होता है, साथ में इन दोनों को बांधने का काम करता है। तो इसको बोलते हैं बाइंडर प्लस
खुद फ्यूल भी है, लगभग 10 से 15% स्वयं जलता है ये, और इन दोनों को बांधने का काम करता है। तो ये सॉलिड प्रोपल्शन है, और ये सॉलिड मोटर बनाई जाती है रॉकेट के अंदर, और उसके अंदर ये फ्यूल भरा जाता है जो हमारे को रॉकेट को ऊंचाई पे पहुंचाने में और वेलोसिटी प्राप्त करने में, एक्सेलरेट करने में काफ़ी मदद करता है। तो ये आपको सॉलिड प्रोपल्शन के बारे में ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, अब जो विक्रम 1 है उसके जो सॉलिड प्रोपल्शन मोटर है उसका नाम है कलाम 250। आपको ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में चर्चा में रहा करंट अफेयर है स्पेस टेक्नोलॉजी का, तो आपको ये ध्यान रखना है उसकी सॉलिड प्रोपल्शन मोटर का नाम क्या है, कलाम 250। इनकी एक सीरीज बनाई हुई इन्होंने, 250, 100, 1200, है ना, 1200, 250 का मतलब होता है कि जो कलाम 250 वाला जो मोटर है वो 250 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेगी जब जलेगी तो। और सॉलिड जो फ्यूल होता है उसका ड्रॉबैक होता है कि एक बार जला दिया तो फिर दिक्कत है, वो कंट्रोल नहीं होगा, अनकंट्रोलेबल होता है, और तो महंगा भी होता है। जो सॉलिड फ्यूल होता है, 1 सेकंड में लगभग 4 kg सॉलिड फ्यूल चाहिए हमको हमारे रॉकेट को 1 सेकंड ऊंचाई पहुंचाने में। लगभग 1 सेकंड जो जलता है 4 kg जल जाता है 1 सेकंड में। लेकिन जो लिक्विड फ्यूल होता है उसके साथ ये होता है, उसको हमको लगभग 2 से 2 kg में ही काम आ जाए, 2 किलो या 2 लीटर में ही हमारा लिक्विड फ्यूल वो काम कर देता है। इसलिए लिक्विड फ्यूल को हम इस्तेमाल करते हैं। और लिक्विड क्या होता है, कंट्रोल भी होता है। क्या होता है, कंट्रोल भी होता है। जैसे आपकी कारों में जो होता है, आपकी कारों में आप क्या सॉलिड ईंधन भरते हो, क्या सॉलिड फ्यूल भरते हो क्या, नहीं ना। क्यों? क्योंकि लिक्विड क्या होता है, लिक्विड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना जला लेंगे, उसके बाद उसको स्विच ऑफ भी किया जा सकता है। इसलिए फिर लिक्विड प्रोपल्शन काम में लेते हैं। और जो अभी हाल ही में विक्रम 1 जो सेट रॉकेट लॉन्च किया उसका जो लिक्विड प्रोपल्शन है उसका नाम है लिक्विड इंजन का रमन। ये 3D प्रिंटेड इंजन है, 3D प्रिंटेड इंजन है, आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक क्या होता है, ये होता है क्रायोजेनिक में हम काम में लेते हैं तरल ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। और सेमी क्रायोजेनिक में हाइड्रोजन के स्थान स्थान पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन या फिर केरोसिन का उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं सेमी क्रायोजेनिक। और एक इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक जो प्रोपल्शन होता है या आयन प्रोपल्शन होता है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आयनों को निकाला जाता है और उससे थ्रस्ट पैदा होता है, जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन होता है। तो इस तरह से ये चार जो हैं ये प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, इनके बारे में आपको मैंने बताया। उस आगे देखते हैं, देखिए उसके बाद हम बात करेंगे इसरो की लॉन्च व्हीकल के बारे में, जनरेशन के बारे में, पीढ़ियों के बारे में। लॉन्च व्हीकल की जनरेशन, जैसे PSLV को थर्ड जनरेशन बोला जाता है, GSLV को बोला जाता है फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल। तो ये कैसे बनी, क्या हुआ, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको हमारा इस इसरो का, और हमको इसरो, इंडिया को इसरो कैसे मिला, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे इवोल्यूट हुई, उसके पूरे फेजेस को पढ़ना होगा। तो वो पढ़ते हैं, देखिए। पहला फेज था जब हमारा 1960 का दौर था, सबसे पहले हमारे स्पेस कार्यक्रमों की प्रोग्राम की नींव रखी गई और श्री गणेश किया गया। सबसे पहले एक कमेटी बनी जो स्पेस रिसर्च और इससे संबंधित थी, उसका नाम था इनको स्पार। 1962 में इस कमेटी को बनाया गया, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। उसके बाद 1969 में इसी कमेटी ने आगे जाके इसरो का रूप लिया। 15 अगस्त 1969 को हमारा इसरो एस्टेब्लिश हुआ। इस इसरो ने और इस कमेटी ने आगे एक हमारा जो क्या बोलते हैं लॉन्च स्टेशन बनाया था, उसका नाम था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये आपको ध्यान रखना है, TERLS। और उसके बाद फिर आगे चल धीरे धीरे इसरो का, और इन्होंने सैटेलाइट बनाए हैं, रॉकेट बनाए हैं। तो सबसे पहला सैटेलाइट हमारा था आर्यभट्ट उपग्रह, आपको ध्यान रखना 1980 में रोहिणी उपग्रह को SLV-3 से भेजा गया। अब SLV-3 हमारा पहला सफल रॉकेट था, लॉन्चिंग व्हीकल था। तो आपको ये ध्यान रखना, हमारे जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं उनको वो हैं विक्रम साराभाई, इनका ध्यान नाम याद रखना। और इन्हीं की वजह से आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इतने मजबूत हो पाए हैं। तो उनके जनक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, आपको ये नाम याद रखना। उसके बाद जो हमारे सम्मानीय वैज्ञानिक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, वो हमारी जो SLV है, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, उसके परियोजना निदेशक रहे हैं। तो इस तरह से ये पहला फेज था 1980 से 1960 से 1980 का दौर था। उसमें धीरे धीरे इस तरह से हमने एस्टेब्लिश किया। पहला उपग्रह याद रखना है, रोहिणी उपग्रह के बारे में याद रखना है, SLV-3 के बारे में याद रखना। तो SLV-3 पहला सफल लॉन्च व्हीकल था, इस वजह से इसको फर्स्ट जनरेशन अपन कहेंगे।
उसके बाद हम दूसरा दौर आया आत्मनिर्भरता का या सेल्फ रिलायंस का दौर। उसमें ये समय था 1980 से 2000 का। तब हमने हमारे स्वदेशी रॉकेट बनाना शुरू किया। फिर हमने एसएलवी बनाया, पीएसएलवी बनाया, जीएसएलवी बनाया। ये सारे लॉन्च व्हीकल या रॉकेट हमने बनाए। और हमने उपग्रह बनाए, इनसेट बनाया, संचार उपग्रह बनाए, इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह बनाए। तो इस तरह से उसके बाद फेज़ 3 आया हमारा, जिसमें हमने हमारी ग्लोबल आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश किया और भारत आगे बढ़ा स्पेस में। तो फिर हमने चंद्रयान 1 को भेजा। फिर उसके बाद मंगलयान, आपने 2013 में मूवी आई थी, पहली ही बार में हम मंगल तक पहुंच गए। लोग काम करते रहे मंगल पहुंचने का, उनसे हुआ ही नहीं, और हम पहली ही बार में मंगल तक पहुंच गए। तो अब मंगलयान मूवी है, उसमें पूरी तरह से बताया हुआ किस तरह से हम पहुंचे। तो ये काफ़ी हमारे लिए बड़ी गौरव की बात थी। और उसके बाद फिर 2014 में हमने हमारा काफ़ी हेवी जो पेलोड है उसको ले जाने वाला रॉकेट बनाया, GSLV-M3। 2017 में 104 उपग्रह को हमने अंतरिक्ष में भेजा। फिर हमने खुद का हमारा जीपीएस बनाया, नाविक जिसको बोलते हैं, हमारा इंडियन नेविगेशन सिस्टम शुरू किया। तो ये 2000 से लेकर 2020 वाला जो फेज़ था, वो हमारी ग्लोबल आइडेंटिटी एस्टेब्लिश होने लगी, उसको बोलते हैं फेज़ 3, है ना। उसके बाद जो अभी वर्तमान दौर है 2020 के बाद का, इसको बोलते हैं फेज़ 4। ये न्यू स्पेस एरा है, जहाँ हमारा जो स्पेस मॉडल है वो गवर्नमेंट डोमिनेटेड स्पेस मॉडल से पब्लिक प्राइवेट इकोसिस्टम की तरफ शिफ्ट कर चुका है। और अब एग्ज़ाम में भी बिल्कुल प्रश्न, जो ट्रेडिशनल प्रश्न आते थे, PSLV, GSLV, नासा या फिर जो मिशन होते थे उनसे संबंधित प्रश्न आते थे, वैसे प्रश्न नहीं है अब। बिल्कुल नया तरह के प्रश्न बनने वाले हैं। बिल्कुल पब्लिक प्राइवेट जो इकोसिस्टम है, कंपनी जो एस्टेब्लिश होगी है, हम प्राइवेट स्पेस स्टेशन बना रहे हैं, तो किस तरह से, तो पूरे प्रश्न इस तरह से फोकस होकर आएंगे। तो आपको इस तरह से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी स्पेस टेक्नोलॉजी की। तो लेकिन अगर बेसिक अगर आपको पता होगा तो आप ये धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और अपने प्रश्न को आराम से सोल्व कर सकोगे। और फेज़ 4 में ही हमने इन स्पेस बनाया 1920 में, हमारा 2020 में हमने इन स्पेस बनाया, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाया। तो ये इसरो के साथ वाले संलग्न इंस्टीट्यूशन है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, उसके तो हम बात करते हैं अब। जैसे हमारे जो लॉन्च व्हीकल हमने देखे, SLV बना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 बना, फिर PSLV, GSLV, और अभी लेटेस्ट है LV-M3 Mark 3, LV-M-M3, है ना। तो ये क्या है, ये कैसे एस्टेब्लिश हुआ है, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन को बोला जाता है, फर्स्ट जनरेशन में है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। ये पहला सफल हमारा रॉकेट है या फिर लॉन्च व्हीकल है। सॉरी। इसमें सॉलिड फ्यूल को हमने काम में लिया था। ये 40 kg का इसकी पेलोड कैपेसिटी थी। ये छोटे उपग्रह के लिए बनाया था, रोने उपग्रह हमने इसी से भेजा था, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, सेकंड जनरेशन बोलते हैं। इसका पेलोड कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई, ये 150 लगभग 140 kg तक इसकी पेलोड कैपेसिटी थी। 5 स्टेज था, पूरी तरह से सॉलिड फ्यूल पर काम करता था। उसके बाद हमने एस्टेब्लिश किया हमारा जो मेन है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका नाम है, आपको ध्यान रखना, ये इसमें सॉलिड प्लस लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 4 स्टेज इसका ईंधन है। पहले सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, फिर लिक्विड है, इस तरह से भरा जाता है ना। और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो लगभग 1.8 से 1.9 टन है। यह सन सिंक्रोनस तक ले जा सकता है इतना वजन को, और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक ले जा सकता है। और इसी ने अभी कीर्तिमान स्थापित किया था, 104 उपग्रह लेकर गया था 2017 में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जितने भी हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो सब हम PSLV से लॉन्च करते हैं। हमारी थर्ड जनरेशन है, ये ध्यान रखना, PSLV थर्ड जनरेशन, PSLV थर्ड जनरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सेंटेंस में हमारा तीसरी पीढ़ी का PSLV से हमने ये किया तो वो सेंटेंस सही होगा, आपको ध्यान रखना। उसके बाद है GSLV या फिर LVM-Mark 3। GSLV का ही उन्नत संस्करण है LVM-Mark 3। तो लॉन्च व्हीकल Mark 3, ठीक है। तो 4G है GSLV, इसका नाम है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। और ये है भारी उपग्रह और मानव मिशनों के लिए हमने बनाया है इसका उन्नत संस्करण, जो लेके जाएगा ये। और GSLV है जियो स्टेशनरी या जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में, जो संचार उपग्रह को लेके जाता है 2 टन के, और लगभग जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में तो लगभग 10 टन तक के उपग्रह को लेके जा, सैटेलाइट को लेके, पेलोड को लेके जा सकता है ये। और ये 3 स्टेज है, आपको ध्यान रखना। पहली सॉलिड है, लिक्विड है, फिर क्रायोजेनिक है। क्रायोजेनिक में क्या होता है, क्रायोजेनिक में लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं।
और ये क्या है लास्ट में फिफ्थ जनरेशन, इसमें हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं। ये 3 स्टेज है, सारी सॉलिड है। इस तरह से हमने ये जनरेशन पढ़ी। फोर्थ जनरेशन JSLV है, थर्ड जनरेशन PSLV है, सेकंड जनरेशन ASLV है, और फर्स्ट जनरेशन है SLV, और फिफ्थ जनरेशन है SSLV। और अगर नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो हम अभी इतने शक्तिशाली रॉकेट बना रहे हैं जिसको बोलेंगे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम है LMLV, लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल। 2035 तक तैयार हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 40 मंजिल इमारत के बराबर होगी। इतना बड़ा लॉन्च व्हीकल, इतना बड़ा रॉकेट, इसका उपयोग मानव चंद्र मिशनों के लिए 2040 तक हम करेंगे। तो ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल हमारा होने वाला है इसरो का, और हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम चंद्रमा पर इंसानों को लेके जाएंगे। तो इस तरह से इंसानों की बात करें तो राकेश शर्मा है का नाम आता है, फिर शुभांशु शुक्ला का नाम अभी आता है। तो ये किस तरह से आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन कहाँ गया। तो ये सब हम धीरे धीरे स्पेस टेक्नोलॉजी का मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिस्कस करूंगा। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला जिस मिशन के थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे, उसका नाम है एक्जियोम। तो आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए, ये अभी हाल ही का करंट अफेयर है जो 2025 का। और आपने एक और नाम सुना होगा, सुनीता विलियम। सुनीता विलियम 286 दिन तक इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह के आए हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन से सैटेलाइट, कौन से कैप्सूल के थ्रू ये गए हैं। जैसे ड्रैगन कैप्सूल है स्पेस एक्स का, और कौन से क्या खराबी आ गई थी उस जिसकी वजह से इनको इतने दिन तक रहना पड़ा। तो ये सारा करंट अफेयर है, आप सारा इसी चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आएगा। इस तरीके से डिस्कस करूँगा। आप वीडियो को 2x करके आसानी से देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा वीडियो स्लो लगे तो। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आए कोई चीज़ तो आप कमेंट करिएगा। और इस तरह से ये मैंने वीडियो बनाया है, बेसिक है स्पेस टेक्नोलॉजी का डिस्कस किया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगा जो भी सारे इंस्टीट्यूशन है एक साथ एक ही वीडियो में आपको कंपाइल करके दे दूंगा। वहाँ से RPSC में प्रश्न आया हुआ है 2018 RPSC में, और आगे भी इस तरह से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना जो RS PSI या UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।